देखिए, इससे बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि जैसा अपन बहुत समय से कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, उससे जुड़े लोग, उससे जुड़े संगठन जो हैं, उन लोगों को न लोकतंत्र की समझ है, न इस व्यवस्था की समझ है। असली बात तो ये है कि वहां पर आखिर क्यों बुलाया गया राहुल गांधी को भाषण देने, क्योंकि सारी दुनिया इस समय वास्तव में चिंतित है भारत में जो कुछ हो रहा है। आपको याद होगा मई 2019 में टाइम मैगजीन ने एक कवर स्टोरी छापी थी, जिसमें उन्होंने मोदी को डिवाइडर इन चीफ कहा था। तो उस समय तो किसी विरोधी दल के नेता ने जाके उस टाइम मैगजीन को कोई फीडबैक नहीं दिया था या इनपुट्स नहीं दिए थे कि इस आधार पर आप ये कीजिए। भाई, दुनिया भर की संस्थाएं आपके यहाँ आती हैं, रिसर्च करती हैं, देखती हैं, दुनिया भर के करेस्पॉन्डेंट्स आपके पास हैं। दूसरा, बीबीसी ने जो अभी कुछ दिनों पहले रिपोर्ट छापी, वो क्या राहुल गांधी के वहां जाने के कारण छापी? ऐसा तो है नहीं। दूसरी बात, अभी तक तो लोग जान रहे थे, पहले भी जानते, राहुल गांधी के जाने के पहले भी जान रहे थे कि भारत में क्या हो रहा है। अब भारत में क्या हो रहा है, भारत क्या है, ये आज से नहीं जान रहे हैं या 25 साल पहले से जान रहे हैं, 100 साल पहले से जान रहे हैं, लगभग 2000 सालों से जान रहे हैं। गौतम बुद्ध के समय से भारत की जो पहचान है वो अब तक है, और लोग जानते हैं कि ये देश जो है बुद्ध का है, गांधी का है, महावीर का है, एक्सेट्रा। जी। अब देखिए, रिजिजू ने जो उनका मजाक उड़ाया, और उस ट्वीट में अगर वो पप्पू कहते हैं, तो क्या ये ट्वीट उनका सारी दुनिया में नहीं जाएगा? क्या सारी दुनिया के लोग नहीं जाएंगे कि एक सरकार का आदमी, सरकार में बैठा एक जिम्मेदार जो नागरिक, जिम्मेदार जो मंत्री है, वो अपने प्रमुख विरोधी दल के नेता को, प्रमुख इस मायने में कि ठीक है खड़गे जी अध्यक्ष हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा चेहरा न केवल कांग्रेस का बल्कि संपूर्ण विपक्ष का एकमात्र अगर कोई चेहरा है तो राहुल गांधी तो है ही। असली बात यह है, देखिए, ये वो स्टफ है सोच विचार करने वाला कि इनको अगर कहा जाए, जो लोग आज बढ़ चढ़ के कैम्ब्रिज के बारे में और इसके बारे में जो बात कर रहे हैं, अगर उनमें से थोड़े पढ़े लिखे लोगों को छोड़ दिया जाए तो उनको अगर पूछा जाए कि भाई कैम्ब्रिज की स्पेलिंग क्या है, तो शायद KEMBRIJ कह देंगे, या बोला जाए कि कैम्ब्रिज बोल के बताइए तो कैम्ब्रिज बोल देंगे उसको। तो ये उनकी क्वालिटी है, लेकिन वो बात करने में, वो इस तरीके की टिप्पणी करने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इस पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ऊपर से लेकर नीचे तक का जो कार्यकर्ता है, उसका जो मेंटल लेवल जो है वो लगभग समान है। बहुत कुछ लोगों ने थोड़ी दो चार किताबें पढ़ ली है, लेकिन ज्यादातर का लेवल यही है। तो कैम्ब्रिज के बारे में ना तो उन्हें कोई बहुत ज्यादा ज्ञान है, और राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं ये नहीं पता। लेकिन हाँ, अब आप राहुल गांधी पे जो जो आक्रमण कर रहे हैं, आप ये जान के रहिए कि ये सारी चीजें भी जो है फिर से जा रही हैं वहां। और राहुल गांधी के साथ आप जो ट्रीटमेंट करेंगे, उनके बयानों के बारे में जो कुछ आप डिस्कस करेंगे, सरकारी स्तर पर की बात कर रहा हूं मैं, वो सारा का सारा विदेश में फिर जाएगा। और आपकी जो इज्जत है, जो कुछ बची खुची इज्जत है, वो सारी की सारी और भी धराशायी हो जाएगी। मतलब इस सरकार की, भारत की इज्जत नहीं, मतलब अभी इस भारतीय जनता पार्टी उसके सरकार में वो इतने बड़े नहीं हो गए कि पूरे देश की इज्जत को ही उनके कारण दांव पे लगा दिया जाए। वो अपने आप में पर्याप्त बदनाम हो चुके हैं। अब असली बात यह है कि लोकतंत्र को लेके भारत, मतलब उसके संदर्भ में भारत की प्रतिष्ठा क्यों है? क्योंकि जिस तरीके से समावेशी राजनीति भारत के लोकतंत्र ने की है, वो दुनिया भर में बहुत ही दुर्लभ है। यहां तक कि सारी दुनिया में दक्षिणपंथी और वामपंथी, ये दोनों ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते। लेकिन देखिए, भारत के लोकतंत्र ने उन्हें यह करना भी सिखा दिया। यहाँ भी वामपंथी दल जो है वो बाकायदे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। वरना बाकी जगह जो होता है, जो वाकई कम्युनिस्ट देश है, वामपंथी देश है, वहां पर जो चुनाव है वो तो नाम मात्र के होते हैं, वो दिखावे के लिए होते हैं। लेकिन इसलिए दूसरी बात, 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो भारत से आजादी की प्रेरणा कई लोगों को मिली, कई देश जो है उसके बाद आजाद हुए। इसलिए क्योंकि ये आजादी पाने का एकदम दूसरा तरीका था, जो अहिंसक आंदोलन के जरिए, जो समानता के साथ, सर्वधर्म संभाव के साथ, सभी धर्मों को साथ लेके जो आजादी की लड़ाई लड़ी थी, ये पूरी दुनिया में एक उदाहरण था, और इसके कारण बहुत सारे कमजोर देशों को ताकत मिली थी। फिर आजादी के बाद जिस तरीके से गरीबी के बाद, दुश्वारियों के बाद, बहुत सारी कमजोरियों के बाद, इसके बावजूद जो लोकतंत्र को बचा के रखा गया था, बचाया गया भारत ने, या भारत में जो उसकी सुरक्षा हुई है, रक्षा हुई है, इसके भी उदाहरण सारी दुनिया में देखे जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था, आपको याद होगा कि आजादी देते समय अंग्रेज कहा करते थे कि ये देश जो है बहुत समय तक नहीं रहेगा, आप अपने लोगों को पानी की सप्लाई तक नहीं कर सकेंगे। लेकिन न केवल देश जिंदा रहा, बल्कि बहुत शान से जिंदा रहा, सिर उठा के वो जिया है पूरी अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में। और बहुत कम समय में आजादी प्राप्त होते होते ही नहीं, उसके पहले ही भारत के लिए पूरी दुनिया में एक प्रतिष्ठा का पद था।
लोग सम्मान के साथ भारत को हमेशा से देखते आए हैं। फिर भारत ने जो धर्म दिए, भारत ने जो मान्यताएं दी, भारत ने जो उदाहरण पेश किए कि कैसे लोकतंत्र चलाया जाता है। अब ये अलग बात है कि हमारे मोदी जी जो है बाहर तो जाके कहते हैं कि इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये अलग बात है, मैं अक्सर कहता हूं कि ये बोलने वाला कौन है, फादर ऑफ एनार्की है, और अराजकता का जो पिता है वो कह रहा है कि भारत जो है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लेकिन भारत वाकई में डेमोक्रेसी तो है, डेमोक्रेटिक कंट्री तो है ही। इसलिए जो है ये पूरे ब्रिटेन की चिंता है, ये अमेरिका की चिंता है, उन सब देशों की चिंता है जो लोकतंत्र को जीवित रखना चाहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि लोकतंत्र जो है वो एक वैश्विक फिनोमिना है, वो किसी देश की विरासत नहीं है, किसी एक देश की थाती नहीं है। लोकतंत्र चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जब भी आहत होगा, जब भी उसको खतरा पहुंचेगा, उसकी आवाज भारत में भी उठाई जाएगी। ऐसे ही भारत में जिस समय कुछ भी खतरा होगा लोकतंत्र को, वो उसकी आवाज बाहर भी जाएगी, लोग उठाएंगे, और ये होता रहेगा। अब आप देखिए, आप कितना भी कूटते रहिए राहुल गांधी पे कि राहुल गांधी ने वहां जाके क्यों कहा, वो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क होना नहीं है। असली बात यह है कि आपको बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि दुनिया में भारत का चेहरा क्या जा रहा है, क्या बन रहा है। आपको जो डैमेज किया है आपने 9 साल 10 सालों में, उस डैमेज को आपको दूर करना चाहिए। आप कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि और 5 साल 10 साल राज करें, कीजिए राज, लेकिन लोकतंत्र को आहत किए बिना, लोकतंत्र को शत विशत किए बिना आप इसको आगे रखिए। और हम नागरिकों का भी ये फर्ज है कि हम देखें, सरकारें आएंगी जाएंगी बदलती रहेंगी, वो अलग बात है, लेकिन देश तभी जिंदा रहेगा जब लोकतंत्र जिंदा रहेगा। इसलिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं, तो सबसे बड़ी निराशा, सबसे बड़ी ईर्ष्या, सबसे बड़ी कुड़न जो है वो उन लोगों को है जो चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र न रहे। और हम हमेशा अगले 50 सालों तक की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं 2047 तक ये होगा। ये पहली सरकार है, भारत ऐसा देश था जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था। ये जो है ये 50-50 सालों की योजनाएं बना रहे हैं ताकि हम ही राज करते रहें, ये उसके पीछे भावना है। और ये भावना जो है वो लोकतंत्र के खिलाफ है राजू जी। इसलिए राहुल गांधी का कहा जो है वो बहुत दूर तक जाएगा, बहुत मैटर करेगा, और दुनिया देखेगी इसको। राजीव जी, एक्चुअली हुआ ऐसा दीपक जी, शायद ये एक लॉजिक की बात है, लॉजिकली मैं कह रहा हूं कि हुआ ऐसा कि 2022 को टारगेट करके बहुत कुछ कहा गया था। किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, सबके सिर पे एक एक छत होगी, उसके अलावा भी पता नहीं क्या क्या, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी हमारे देश की, बहुत कुछ कहा गया। और 2022 सामने, 2022 अब बीत चुका है, तो अब आप 25, 27, 29 की बात न करके सीधे 47 की बात कीजिए, ताकि टारगेट अचीव हो ना हो, कम से कम लोग सवाल तो ना करें। क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, किसान भी पूछ रहे हैं कि भाई हमारी आय दोगुनी कहाँ हुई, हम तो 1.5 साल तक